नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। अनुच्छेद 370 और 35 ए की बेड़ियों से आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर अब विकास की राह पर दौड़ने के लिए तैयार है। आतंकवाद का दंश, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां और कौशल कारीगरी की कमी और सीमित बाजार की चुनौतियों से जूझते जम्मू कश्मीर के उद्योग के लिए एक और नई उम्मीदों की किरण दिखाई दी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 28,400 करोड़ रुपए की नई औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की है, जिसका मकसद राज्य में निवेश, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। नई औद्योगिक विकास योजना का मकसद जम्मू कश्मीर के ब्लॉक स्तर और दूर दराज के इलाकों तक औद्योगिक विकास करना है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि दूरगामी परिणाम वाले एक बड़े फैसले के तहत भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नई औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है, जो सामाजिक आर्थिक विकास के नए युग की शुरुआत करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये योजना 2037 तक के लिए है और इसका कुल खर्च 28,400 करोड़ रुपए है। इस योजना के अमल में आते ही जम्मू कश्मीर में जहां अन्य राज्यों से निवेश शुरू होगा, वहीं मौजूदा उद्योग को भी विकसित करने का समान अवसर मिलेगा। अगले 17 साल तक के लिए लाई गई इस नीति में उद्योग के साथ साथ सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया गया है, जिससे उत्पादन के बाद बिक्री को भी बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा उद्योग को फलने फूलने का मौका मिलेगा और एक नया औद्योगिक केंद्र बनकर जम्मू कश्मीर उभर सकता है। आज की चर्चा में हम जम्मू कश्मीर की नई औद्योगिक नीति का विश्लेषण करेंगे। उस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं फारूक अमीन साहब, जो कि चेयरमैन हैं CII जम्मू कश्मीर। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे, जो कि पूर्व विशेष सचिव हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर पांडे, आपसे शुरुआत करूंगी। आपको क्या लगता है, क्या सरकार अब आतंकवाद और अलगाववाद के बाद विकास और रोजगार को कोर इश्यू मान रही है जम्मू कश्मीर के लिए? और ये जो नई योजना है, इसके तहत जम्मू कश्मीर में औद्योगिक निवेश पर किस तरह के प्रोत्साहन मिलेंगे? क्या खास बातें हैं इस औद्योगिक नीति की? जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही अभूतपूर्व निर्णय है। इतने लंबे समय के लिए और इतनी व्यापक और लिबरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम शायद पहले कभी नहीं किसी राज्य के लिए घोषित की गई है। तो ये 2021 से लेके 2037 तक है और इसमें जो इकाइयां हैं उसमें जो नया निवेश है उसके लिए भी प्रोत्साहन की स्कीम है और जो पहले से लगी हुई इकाइयां हैं उनके लिए भी है। तो सभी के लिए है, छोटी इकाइयों के लिए भी प्रोत्साहन के कंपोनेंट हैं और बड़ी इकाइयों के लिए भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति है और उसकी वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को देखते हुए, मिलिटेंसी की समस्या को देखते हुए वहाँ औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ है। और यही वजह है कि अभी तक हम पहले भी इस तरह की औद्योगिक प्रोत्साहन की योजनाएं चली हैं, 2002 से चलती आ रही हैं और उन सब में अभी तक कुल मिलाकर हमारा उद्योग वाणिज्य मंत्रालय से, उद्योग संवर्धन विभाग से मुश्किल से 1200 करोड़ रुपए से भी कम खर्च किया गया, जो हमने प्रोत्साहन दिया इतने सालों में। 12 साल क्या 18 सालों में 1200 करोड़ भी नहीं हुए। तो ये उसको देखते हुए 28,400 करोड़ की 2037 तक की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है उनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। बिल्कुल। जैसे इसमें है कि जो नया निवेश होगा उसमें उस पूरे प्रदेश को, पहली चीज तो ये कि पहले जो नीति बनती थी पूरे उसके लिए एक ही बनती थी, उसमें अलग अलग क्षेत्र का कोई वो ख्याल नहीं रखा जाता था। इसमें पहली बार ऐसा डिफरेंशिएशन किया गया है कि जोन ए और जोन बी, अर्बन और रूरल एरिया, उनके लिए अलग अलग रखा गया। तो अगर कोई नया निवेश आता है तो 50 करोड़ तक का कोई प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करता है, या सर्विस सेक्टर है तो बिल्डिंग, जैसे होटल है तो होटल का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उसमें उनको 30% का कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, जो कि 5 करोड़ तक होगी जोन ए में और 7.5 करोड़ होगी जोन बी में। तो ये मैक्सिमम इतना अमाउंट उसमें मिल सकता है जो नया निवेश है जिसमें कैपिटल है। लेकिन कई ऐसे जो उद्योग हैं जिसमें नए निवेश की जरूरत नहीं, लेकिन जो पुराना हो रहा है उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं, खर्चे ज्यादा हैं, कमाई कम है,
प्रॉफिटेबिलिटी कम है, उसको देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला ये है कि जितना आप उसमें गुड्स और सर्विसेज टैक्स कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके उसके बराबर और जितना आपने प्लांट एंड मशीनरी में लगाया उसका 300%, 3 गुना तक आपको उसको एक तरह से अलग से आपको कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही मूलभूत उसमें परिवर्तन किया गया है पुरानी स्कीमों से और इस नई स्कीम में, क्योंकि पहले जो स्कीम होती थी उसमें नए इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी पर जोर रहता था, और अगर वो नया इन्वेस्टमेंट होने के बाद वो बिजनेस नहीं चला तो उसको चलता रहे और वो वायबल रहे, उसके लिए इंसेंटिव्स कम थे। तो ये पहली बार है कि जो जीएसटी से लिंक्ड है कि जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना सेल करेंगे, जितना जीएसटी आप सरकार को देंगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो मैं और दूसरे कंपोनेंट्स पर भी आऊंगा, जैसे ब्याज पर है कि अगर आपने बहुत भारी कर्जा लेकर कोई नया इन्वेस्टमेंट लिया है तो 6% तक का ब्याज का उसमें सहायता सरकार देगी 7 साल तक के लिए, 500 करोड़ तक के लोन के लिए। ठीक है। और आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो समय समय पर वर्किंग कैपिटल लेते हैं उस पर भी 5% तक की सहायता जो है वो 5 साल तक के लिए है, 1 करोड़ रुपए सालाना। तो ये सभी ऐसे हैं कि जिसमें जो चल रहे हैं बिजनेस उनका स्केल बढ़े, उसमें वैल्यू एडिशन बढ़े, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। ठीक है। फारूक अमीन सर, जैसा हमें डॉक्टर पांडे बता रहे हैं कि ये एक तरह से अभूतपूर्व है अपने आप में, आपकी राय में क्या माना जाए? क्योंकि ये दावा हो रहा है कि नई औद्योगिक नीति से जम्मू कश्मीर में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया जाएगा और 35,000 लोगों को उद्योग लगाने में सहयोग के साथ 4.5 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कितना बड़ी बूस्टर डोज इसे जम्मू कश्मीर के उद्योग जगत के लिए मानते हैं आप? देखिए, जहां तक ये नई स्कीम इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, ये अच्छी स्कीम है, बट इसमें कुछ फुल प्रूफ जो हम कहें तो फुल प्रूफ इससे इतना ज्यादा एक हो जाए तो वो मुझे पूरी 100% एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट कुछ चीजें हैं जो कि जैसे रसम ने अभी कहा कि इसमें कुछ स्कीमें जैसे कंटिन्यूअस बिजनेस के लिए जो 5 साल अगले 7 साल का इंटरेस्ट कैपिटल सब्सिडी है 5% का, और जो टर्म लोन पे जो पहले नहीं होता था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे टर्म लोन पे 6% की सब्सिडी मिलेगी उनको उद्योगों को, ताकि नए उद्योग वहां पे बंद ये फवर सके। तो ये तो एक अच्छी बात है इसमें। दूसरी बात, हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, जो लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम रहा है हमारे कश्मीर में, क्योंकि हम उद्योग करते हैं कश्मीर में, हम कश्मीर में बड़े सालों से हैं, हमें ग्राउंड सिचुएशन पता है। कश्मीर में जो प्रॉब्लम है वो लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, हमारा रेल हेड नहीं है कश्मीर तक, तो यहाँ से मैन्युफैक्चर करके फिर रेस्ट ऑफ कंट्री या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करना बड़ा दिक्कत है। तो वो उसमें हमने सजेशन दी बन रही थी, जब उसमें सजेशन मांग रहे थे, हमने उस लॉजिस्टिक के हवाले से थोड़ा बहुत इसमें हो जाए, लॉजिस्टिक इसमें कवर हो जाए हमारा, ताकि हम भी कम्पीट कर पाए रेस्ट ऑफ कंट्री से। हाँ, ये जरूर हुआ है कि बहुत अच्छी बात हुई कि जीएसटी लिंक्ड, इन्होंने कहा कि सालों में 3 साल तक कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, जितना काम करेंगे उतना जीएसटी मिलता रहेगा, वापस मिलता रहेगा अप टू 300% ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट्स देयर। तो ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए। बट लॉजिस्टिक के हवाले से इसमें हमारा एक क्वेश्चन हुआ करता था जिसको कहते थे टोल टैक्स। लखनपुर में टोल हुआ करता था जो कि हमारा इंडस्ट्री को यहाँ के सेफ गार्ड करता था। आज वो टोल भी अबॉलिश हो गया है, उसकी वजह से अब जो लोकल इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, और पिछले 1-1.5 साल से यहाँ पे जो स्ट्रेस इंडस्ट्रीज में चल रहा है, जो यहाँ पे इंजेक्शन की जरूरत है, ये इंजेक्शन कि 50% इंजेक्शन है उनके लिए, 50% इंजेक्शन देना अभी, चलो ये अच्छी शुरुआत है, एलजी साहब की अच्छी कोशिश है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके, या हमारे चीफ सेक्रेटरी, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। बट कुछ बेहतर भी हो सकता था, इससे बेहतर हो सकता था, ताकि जो हमारी करंट इंडस्ट्री है वो भी स्ट्रेस से निकल जाए। इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि इनका करंट इंडस्ट्रीज के लिए भी एक कुशन रखे। तो वो हमें लगता है कि जो इसमें मिस हुआ है, जैसे 28,000 करोड़ की बात कही, 28,000 करोड़ 17 साल तक है,
हाँ। तो इससे पहले हमारी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ चुकी थी 2002 में, शायद ये जो अटल बिहारी ने वो की थी, वो भी बहुत जबरदस्त इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, जिससे कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन में काफी बढ़ावा आया था। उस वक्त बहुत सारी इंडस्ट्री आ रही थी कश्मीर में, और कश्मीर में भी जो भी उद्योगपति है उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट काफी हद तक वहां पे नहीं की थी। अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो जितना भी हमसे फीडबैक लिया गया, हमारी सीआईआई हमसे भी फीडबैक लिया गया लोकल, तो हमने जो भी फीडबैक दिया था उनमें से कुछ चीजें तो कवर हुई है, बट कुछ चीजें कवर होना बाकी है। हालांकि ये जो है एक अच्छी शुरुआत है फ्यूचर की। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर पांडे, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये दावा हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार दूर दराज के जो इलाके हैं उनके विकास को ध्यान में रखकर उद्योग नीति बनाई गई है और नीति को ब्लॉक स्तर तक प्रभावी बनाया जाएगा। सेवा क्षेत्र भी को भी बढ़ावा, और शहरी और कस्बों के मुकाबले जो ग्रामीण इलाके हैं वहां उद्योग स्थापित करने को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों के लिए खासकर कितना और कैसा फायदा होगा? और जो बातें अभी अमीन साहब ने कही हैं कि लॉजिस्टिक्स को लेकर जो चुनौतियां हैं, उनका ध्यान आखिर कैसे रखा जाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं वहाँ 2012 से 14 तक मैं जम्मू कश्मीर में प्रधान महालेखाकार भी रहा हूँ, ऑडिटर जनरल के ऑर्गेनाइजेशन में। और हमने उस समय इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 2002 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 2004 में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी, उसका रिव्यू किया था ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में। और उसमें हमने उस समय भी ये पाया था कि उससे जो है क्षेत्रीय विकास बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, क्योंकि जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज आई भी थी वो जम्मू रीजन में, जो बॉर्डर रीजन है पंजाब से लगा हुआ, उसके पास ज्यादा था, और ज्यादा इंटीरियर में कश्मीर में, लद्दाख में वो नहीं था। तो जैसे इस नीति में एक चीज ये है कि उसमें जोन ए और जोन बी बना के ये कोशिश की गई है कि जोन बी में इंसेंटिव ज्यादा दिया जाए, ताकि सारे जो वो है नया इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो केवल उसी जगह पर ना हो जो जहां पर ज्यादा सुविधा है, तो दूर दराज में वो डिस्पर्स हो। और उसमें एक चीज और भी ये नोटिस की गई थी उस समय के ऑडिट रिव्यू में, कि उस समय एक्साइज एग्जम्पशन का रिजीम था। तो एक्साइज एग्जम्पशन की वजह से ये नहीं देखा जाता था कि आप जो चीज बना रहे हैं उसमें कितनी चीज आप बाहर से लाए हैं और क्या आपने यहाँ पर वैल्यू एडिशन किया है। तो मान लिया आप कोई चीज बाहर से सब कुछ ले आए और वहां केवल आप उसको पैकेजिंग कर दें, लेबल लगाकर, और फिर से भेज दें, तो वो भी वहां से बिलिंग हो गई, वहां से इनवॉइस हो गया, लेकिन वो वहां पर रियली प्रोड्यूस नहीं हुआ। मतलब वैल्यू एडिशन जो है 10-20% भी नहीं हुआ। तो इस तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे वहां पर रोजगार नहीं बढ़ता है। और ये भी उसमें आया था कि ज्यादातर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो ऐसा ही था जिसमें वैल्यू एडिशन कम था। तो ये एक दूसरा इसमें जो लूप होल जो कवर होता है कि ये जीएसटी से लिंक है, और आपको मालूम है जीएसटी है वैल्यू एडिशन पर टैक्स। तो अगर लो वैल्यू एडेड टैक्स होगा, लो वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो जीएसटी भी उस पर कम होगी और उतना ही उस पर इंसेंटिव कम हो। तो जिसमें ज्यादा वैल्यू एडिशन हो, ज्यादा लोकल लोगों को जॉब्स मिल सके, इस तरह के इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने की कोशिश है। और सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा स्कोप है, एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग सेक्टर का बहुत बड़ा स्कोप है, टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। तो इन सब में और ऐसी बहुत सारी जो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, और सर्विसेज में फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह। तो ऐसी बहुत सी हैं जो वहां की फ्रेगाइल इकोलॉजी को देखते हुए एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो, इस तरह की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसमें वैल्यू एडिशन भी होगा और जॉब्स भी क्रिएट होंगे, हाई वैल्यू जॉब्स क्रिएट होंगे। ठीक है। अमीन साहब, अगर देखा जाए तो अभी तक जम्मू कश्मीर में काफ़ी सीमित चीज़ों का उत्पादन होता रहा है, और अब देखें तो ये
कुछ दायरे जो तय किए गए हैं, नए क्षेत्र जो बताए गए हैं, नई उद्योग नीति में 14 क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इसमें फूड प्रोसेसिंग है, हैंडलूम है, सिल्क एंड वूल प्रोसेसिंग है, वुड प्रोसेसिंग है। इस तरह से 14 क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी, ये बात कही जा रही है। अभी तक हम देखते रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा रही है। तो क्या आपको लग रहा है इन क्षेत्रों को एक तरह से प्राथमिकता मिलने के बाद जो बाकी सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी एक तरह से उनको बूस्टअप मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा? देखिए, जहां तक टूरिज्म का सवाल है, टूरिज्म हम पहले से ही कहते हैं, टूरिज्म के लिए यहाँ पे एज ऑफ नाउ जो हमारे जो टूरिस्ट का इनफ्लो है, इसमें जो कैपेसिटी हमें चाहिए उतनी हमारी बराबर है। आपने सही कहा, जो हमारे दूसरे सेक्टर्स में हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ सकती है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया। हॉर्टिकल्चर का बहुत ज्यादा बड़ा बूम है यहाँ पे, मल्टीपल फोल्ड्स अभी हॉर्टिकल्चर में ग्रोथ है। उसके साथ में हैंडलूम हमारा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो कि ग्रीन इंडस्ट्री है, और इसमें कारपेट इंडस्ट्री हमारी और अपना हैंडीक्राफ्ट्स है। ये सेक्टर्स में काफी ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है अगर सरकार इस पे ज्यादा तवज्जो दे। सेकेंड थिंग इज हमारा जो मेन जो हमारा मिस होता था अभी तक सेक्टर, वो है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग एक ग्रीन इंडस्ट्री है, और ये जो जगह है, ये हिल स्टेशन है, ये परफेक्टली बनाई ही गई है ऐसे कि इसमें फूड प्रोसेसिंग या ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा दे। इसमें हम अगर आप सोचे कि हम स्टील इंडस्ट्री खोल के या कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री खोल के कश्मीर में हम बड़े उद्योगपतियों को लाके यहाँ पे बढ़ावा कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर हमारा उसके लिए बना हुआ है। हो सकता है जम्मू के बॉर्डर इलाके जो है वो पंजाब से मिलते हैं, जैसे वो उनके साथ में वहां पे बेनिफिट लेते थे, वो सारी इंडस्ट्रीज वहां तक आती थी और वहां से बेनिफिट लेके 20% वैल्यू एडिशन करती थी, और दे यूज्ड टू डू ऑल दीज थिंग्स। बट अब जो ये जो नया जो प्रोडक्ट लाइन जो इन्होंने ली है, कि कहा है कि इन पे ज्यादा तवज्जो देगी, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें काफी बढ़ावा आएगा, इससे काफी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी विद इन द स्टेट। यहाँ पे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है। इस सेक्टर जिन सेक्टर की बात की, हेल्थ केयर का बहुत अच्छा पोटेंशियल है यहाँ पे। अगर केयर में इन्वेस्टमेंट आ जाए, हेल्थ केयर में बहुत हेल्थ केयर की जरूरत है, बड़े हॉस्पिटल्स की जरूरत है, बड़े जो मेडिकल टूरिज्म की जरूरत है, यहाँ पे बहुत अच्छा रह सकता है वो। उन सेक्टर्स के लिए ये जो हमारी आने वाली स्कीम है, इसमें मैं देखता हूँ कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स हमारे स्टेट में आएंगे, विद इन द स्टेट भी और आउट ऑफ स्टेट जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं इसमें। हम इसमें बड़ा है कि इसमें एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगी यहाँ पे। ये बड़ा अच्छा किया है उन्होंने कि ये सेक्टर डिफाइन करके इन पे बनाए। ठीक है। और डॉक्टर पांडे, जैसे कहा जा रहा है कि ये जो नीति है इसमें पूंजी निवेश, प्लांट मशीनरी के साथ साथ इमारत निर्माण पर भी रियायत दी गई है। क्या माने कि उद्योग लगाने से लेकर उद्योग चलाने तक सरकार ने उद्यमियों की तरफ क्या मदद का हाथ बढ़ाया है? क्योंकि अभी तक हम देखें तो जम्मू कश्मीर में सीमित बाजार और कौशल कारीगरों की कमी के साथ साथ जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके चलते उत्पादन हमेशा काफ़ी महंगा रहा है। क्या माने कि इसके बाद जो जम्मू कश्मीर है उसके उद्योगपति कहीं ना कहीं मुकाबले में आएंगे बाकी राज्यों के साथ? देखिए, जो आपने कहा बिल्डिंग कॉस्ट, वो सर्विस सेक्टर के लिए है। सर्विस सेक्टर जो है, अच्छा, उसमें प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। जैसे अगर आप एक होटल बनाते हैं या हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाते हैं, तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी उतना नहीं होगा जितना तो इसलिए फर्क करते हुए कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट एंड मशीनरी फोकस है, और सर्विस सेक्टर के लिए इंक्लूडिंग सिविल वर्क्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है। तो दोनों सेक्टर्स का ख्याल रखा गया है जिसमें स्कोप है। तो ये जो जीएसटी से चूंकि लिंक है, इसलिए ये जितना ज्यादा उसमें टर्नओवर होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन और सेल होगी, उससे उतना ही उसका बेनिफिट मिलेगा, और ये 10 साल तक के लिए है। तो पहली चीज तो ये है कि हम पहले जो स्कीमें बनाते थे वो पहले 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल इस तरह के छोटे टाइम फ्रेम में बनाते हैं। तो ये पहला मौका है, जैसे मैंने कहा, ये अभूतपूर्व है कि एक साथ 2037 तक की बात करना, ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो जो बिजनेस नया आ रहा है और जो कर भी रहे, उनके लिए एक बहुत बड़ा एश्योरेंस है कि ये कोई, जैसे सरकार भी चाहती है कि ऐसा ना हो कि कुछ बिजनेस इंसेंटिव लेने के लिए आए और जल्दी से इंसेंटिव जैसे ही खत्म हो जाए वैसे ही चल दें।
तो दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी और बिजनेसमैन की तरफ से, कि ये कुछ सालों का वो नहीं है, ये 15 साल 17 साल के का अरसे की बात है। तो आप जो आ रहे हैं, आपका डीप इन्वॉल्वमेंट हो, आप यहाँ बिजनेस करने आ रहे हैं, यहाँ पर परमानेंटली रहे, और उसको कोई फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स की स्कीम नहीं है कि आपने कुछ ऐसा सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट लगाया जो जैसे ही इंसेंटिव खत्म हुए वो उठा ब्रीफकेस इन्वेस्टमेंट उठाकर चल दिए। वो उस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो सॉलिड इन्वेस्टमेंट तभी आएगा, और इसीलिए 10 साल तक का जीएसटी और 5 साल का वर्किंग कैपिटल, 7 साल का टर्म लोन, ये सभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हैं, और ये बिजनेस को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये, क्योंकि ये पहले की स्कीम्स में जो कमियां थी, कमजोरियां थी, उसका आकलन करके ने किया। ये देखिए, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, औद्योगिक संवर्धन विभाग की, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय की। तो इसका पूरा का पूरा ये जो इसका खर्चा है वो इस सेंट्रल मिनिस्ट्री से हो रहा है, और उसके हमें पहले भी इस तरह की स्कीमों को चलाने का एक्सपीरियंस है, और इसीलिए उसको, उनकी कमियों को देखते हुए इसमें कई ऐसे इंप्रूवमेंट किए गए हैं जिससे कि मुझे लगता है कि ये ज्यादा सफल हो। ठीक है। और अमीन साहब, सवाल ये है कि अगर चाहे वो एमएसएमई हो या मान लीजिए कोई नया काम करना चाह रहा है, या अपने स्तर पर वो इस योजना का लाभ उठाना चाह रहा है, तो उसके लिए करना क्या होगा? इस योजना से जुड़ना कैसे होगा? देखिए, इसमें पहले भी जो इस तरह की स्कीम्स रही हैं उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। जो भी इसमें इसका लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए जो हमारे डीपीआईआईटी है उसमें उसका पोर्टल बनाया, वेब पोर्टल, जिसमें कि वो रजिस्टर करेंगे अपने डिटेल्स देके कि कब उन्होंने डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या है, अगर कोई नया है, या इंटेंशन टू इन्वेस्ट है तो वो कब करना चाहते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और ये इसमें जब ये इसका गजट नोटिफिकेशन आएगा तो और उसके साथ डिटेल्स ऑफ द स्कीम्स आएंगे, तो तब ये सब भी आएगा कि किस तरह से आप उसमें एनरोल करेंगे, कैसे उसको कितने समय तक उसकी एप्लीकेशंस प्रोसेस होके अप्रूव होंगी। और उसमें दूसरी एजेंसी जैसे स्टेट में ही है, जेएनके डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, तो वो भी हमारे मंत्रालय का ही वो है, एक अभिन्न अंग है। तो उनके और बैंकों के साथ मिलके, तो जब ये मिलजुल कर होता है कि केवल बिजनेसमैन का ही काम नहीं, उसके साथ प्रोजेक्ट बनाना, डीपीआर बनाना, बैंक से फाइनेंस कराना, जेकेडीएफसी से को फाइनेंसिंग कराना, और इन सब से मिलकर, तो उसमें जो जेएनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो उद्योग विभाग है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वो पहले भी उनका एक सपोर्टिव रोल रहा है, लेकिन जो स्कीम जिस तरह से थी उसके ही अंदर वो कर सकते थे। तो अब जब स्कीम में कमियां पूरी कर ली गई हैं, तो जो जेएनके प्रशासन का उद्योग विभाग है उसका वो आगे बढ़कर ये करेगा कि इन उद्योगों को कैसे हैंड होल्ड किया जाए, ठीक है, बैंकों से, जेकेडीएफसी से, मिनिस्ट्री से मिलाना। ठीक है। फारूक अमीन साहब, कोई भी योजना या नीति की हम बात करते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो जो बड़ी चुनौती होती है वो जाहिर तौर पर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार ना हो, ये भी काफ़ी बड़ी चुनौती होती है। इसमें जो बात बताई गई है वो उपराज्यपाल ने बताया है कि अब तक 3000 एकड़ ज़मीन चिन्हित कर ली गई है, और उद्योग स्थापित करने के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाने की अलॉटमेंट नीति बनाने की उन्होंने घोषणा की। और ये भी कहा है कि अगर कोई इस औद्योगिक नीति का गलत फायदा लेता है तो उससे जमीन वापस ले ली जाएगी। अगर इन पहलुओं की हम बात करें तो वो कितना कुछ दिखाई दे रहा है इस योजना के अंदर? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है। कोई स्कीम, कोई अच्छा स्कीम हो फिर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ली ना हो तो वो फ्लॉप होने का बड़ा हो जाता है। तो ये आपने सही बोला कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी चाहिए। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने अभी रिसेंटली कल उन्होंने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट वुड बी डन प्रॉपर्ली, और जो इसकी लैंड जो हम अलॉट करेंगे इंडस्ट्रीज को, वो फॉर द सेक ऑफ इंडस्ट्री होगी, ना कि वो ट्रेडिंग लैंड हो जाए फिर फ्यूचर में, जैसे पीछे हुआ करता।
वो ना हो, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। वो एक सराहना करते हैं हम उस चीज की कि इंडस्ट्री का लैंड जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो और कंटिन्यूअसली यूज हो। ये तो एक अच्छा सिस्टम है हमारे लिए। और दूसरी बात इसमें हमारे को जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट्स है, आई मीन आई नो वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं अभी, तो उनको चाहिए कि आगे जो डाउन द लाइन इंस्ट्रक्शंस पूरा इसको देखें कि वी हैव टू मेक दिस स्कीम सक्सेसफुल। हमें हमारा यूथ जो है, हमारा जो यूथ है, जो जेएंडके का यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, जो चाहता है कि हम इंडस्ट्री खोले, उनकी एप्लीकेशंस होती है डीआईसी सेंटर्स में, उनको बेचारों को सुनवाई नहीं होती है। उनको जब भी वो कोई एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, दे वांट टू बी सेल्फ ये जो रिलायंट, दे वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट। वो चाहते हैं कि हम अपना रोजगार बनाएं और अपने साथ में 10 लोगों के लिए रोजगार दें। हाँ। उन चीजों में बहुत होता था, उन चीजों में बड़ी सिफारिशें चलती थी पहले। और ये जो ट्रेडिंग होती थी लैंड को, बड़े बड़े कोई लैंड ग्रैबर्स वो लैंड ले लेते थे और वो फिर अपने पास रखते थे, फिर वो रीसेल करते थे। वो बेचारे जो नए एंटरप्रेन्योर्स कोशिश करते थे करने का, नया उद्योग खड़ा करने का, उनको मौका नहीं मिलता था। ये बहुत अच्छी बात है अगर ये ट्रांसपेरेंट वे में ये इम्प्लीमेंट हो जाए स्कीम। लोकल में हमारी इतनी डिमांड लैंड की है। मैं यूनिवर्सिटीज में बोलने चाहता हूँ एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, जब भी मैं बात करता हूँ तो सबका एक ही सवाल होता है, जो सर वो सिंगल विंडो सिस्टम का है जो सरकार का, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता। वो सिंगल विंडो सिस्टम का सरकार को पूरा ख्याल रखना है इसमें। हमारे जो है जो यंग जनरेशन जो हमारे बिजनेस में आना चाहते हैं, पहले जो हम आउट ऑफ कंट्री की इन्वेस्टमेंट मांगे या विद इन द कंट्री इन्वेस्टमेंट मांगे, पहले हमें चाहिए कि स्टेट को चाहिए कि अपने लोगों को भी, यहाँ पे जो स्टेट के लोग हैं उनको भी जो जो चाहते हैं, इंटरेस्ट है उनकी इन्वेस्टमेंट करने की स्टेट में, तो वो करें, उनको मौका दें, ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको मौका दें। बिल्कुल। डॉक्टर पांडे, बहुत ही संक्षेप में आखिर में आपसे जानना चाहूंगी कि जब इस योजना की घोषणा हुई तो कहा गया कि सिर्फ रोजगार और औद्योगिक विकास ही नहीं, समान, संतुलित और सतत सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। एक तरह से सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो किस तरह से ये मददगार साबित होगी ये योजना। और एक बड़ा जो मुद्दा रहा है वो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का मुद्दा रहा है। अगर हम निवेश और उद्योग की बात करते हैं तो इस मुद्दे पर एक कितनी बड़ी चुनौती है, कुल मिलाकर इसे आप कैसे संक्षेप में आखिर में बताएंगे? जैसा मैंने बताया कि इसमें इसका जो केवल उद्योग बढ़ाना है, केवल अगर यही आधार होता तो पहले की तरह कुछ क्षेत्रों में ही वो सीमित होकर रह जाता। इसकी रचना इस तरह से की गई है कि जो उद्योग, केवल उद्योग लगे ही नहीं बल्कि उद्योगों का डिस्पर्सल हो स्टेट वाइड, ताकि जो क्षेत्रीय विषमताएं हैं औद्योगिकीकरण में वो दूर हो सके। उससे सामाजिक समरसता पैदा होगी, उससे जो रोजगार के अवसर होंगे वो इस केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों को उसका लाभ मिल सकेगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समय यहीं पूरा हो रहा है। डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे और फारूक अमीन साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में शामिल होने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। तो जाहिर है किसी भी प्रदेश का अगर उद्योग मजबूत रहता है तो क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, रोजगार के पर्याप्त अवसर रहते हैं। जम्मू कश्मीर में आज तक इन चीजों की कमी थी। अब उम्मीद कर सकते हैं कि नई उद्योग नीति से प्रदेश में उद्योग विकसित होंगे और युवाओं को रोजगार का पर्याप्त अवसर मिलेंगे। और कोरोना काल और विपरीत जो पिछली हालात रहे हैं उनसे पार पा रहे नए जम्मू कश्मीर की औद्योगिक विकास से खुशहाली की बड़ी सौगात आएगी। ये एक तरह से सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी। इसी के साथ आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।